जहां देर रात हुए सड़क हादसे में घायल पुलिस कांस्टेबल की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि कोटा के आनंदपुरा थाने के पुलिस कांस्टेबल का इलाज जारी है। हादसे में महिला कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो चुकी है। दरअसल जयपुर कंट्रोल रूम से मिली सूचना पर टोंक पुलिस ने नाकाबंदी कर गाड़ी को रोका था। इसी दौरान तेज रफ्तार कंटेनर ने कार और पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। वहीं भागते समय टोंक पुलिस के 2 कांस्टेबल को कुचल दिया गया। हादसे में महिला कांस्टेबल सुमन की मौके पर मौत हो गई। वहीं कांस्टेबल बिंटू की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायल कांस्टेबल जाकिर का भी जयपुर में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस जीप में वहाँ नाकाबंदी पर खड़े थे, उस दौरान ये स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी उधर से आई थी। इन्होंने हाथ का इशारा किया, उसके बाद भी नहीं रुकी तो इन्होंने पीछा करके बम्बोर पुलिया के पास जाके इस गाड़ी को आगे रोका। रोकने के बाद में ये गाड़ी को चेक कर रहे थे गणपत सिंह एएसआई वगैरह, और पीछे सुमन और ये डिग्गी चेक कर रहे थे। उस दौरान पीछे से एक कंटेनर ट्रोला जिस पर कंटेनर रखा था वो आया तेज़ गति से, और उसने पहले कार के टक्कर मारी, और कार के टक्कर मारने के बाद में फिर वो आगे भागता हुआ। झुंझुनू के कुहारवास के सरकारी स्कूल के शारीरिक शिक्षक के खिलाफ छात्र से मारपीट करने का केस दर्ज करवाया गया है। परिजनों का आरोप है कि सरकारी शिक्षक ने बच्चे के साथ मारपीट की और शिकायत करने पर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि सूरजभान नामक शिक्षक ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई की, जिसके कारण उसकी उंगली भी टूट गई। मेरे को लंच टाइम में मैं बाहर खड़ा था, एक लड़के ने पीछे से आके मेरे पीटे। मेरी सर कोई भी गलती नहीं थी। मैं शिकायत लेकर के गया सूरजभान सर पीटीआई सरों के पास, तो उन्होंने वापस मेरे को ही पीटा, और बल्कि उस लड़के को कुछ नहीं कहा। की बात है, 3 बार ही बच्चों को, पहले भी 2 बार मारी, इतनी लीड पाड़ दी बच्चों को 2 बार। जब मैं खुल गई, मैं सोची कोई बात नहीं, ले ये बच्चा है, ऐसे ही करता हूँ। फिर तीसरा मारी है इस बच्चों के, तीसरे की बहुत मार की पीट करी है। फिर मास्टर पकड़ लिया, वो मेरे घर मारने वाले पास भी हला हो गया। हां, इन्होंने पकड़ लिया सारा, वो ऊपर का बच्चा मारने खातिर। हां, क्या मारा था ने? मैं ना कहने तो इतना खातिर दे दे, बोल जंत मार दे तो केवल मैं लेके हॉस्पिटल में जा, मेरे को क्या लाई है तू? हां। ये खबर झुंझुनू से है, जहां सिंगाना थाने के हिस्ट्री शीटर उमेश यादव के पिता हरफूल सिंह यादव की हत्या का खुलासा हो गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने खानपुर निवासी वेद प्रकाश, उसके साले के बेटे फौजी नरेंद्र सिंह भड़ोदा और सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। सुनील कुमार नरेंद्र का दोस्त है। नरेंद्र सेना में है और छुट्टी पर घर आया हुआ था। मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र मीणा ने बताया कि आरोपी वेद प्रकाश और मृतक हरफूल सिंह के बीच रुपयों का विवाद था। वेद प्रकाश हरफूल सिंह के रुपए मांगता था। यह रकम लेने के लिए उसके पास आया था। इस दौरान आते समय उसने नरेंद्र और सुनील को भी साथ ले लिया, जिसके बाद हरफूल के खेत में इनके बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत चलती रही। उसी दौरान कहासुनी हुई, जो इतनी बढ़ गई कि हरफूल की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने इनके पास से पिस्टल कब्जे में लिए। ग्राम साठरिया में हरफूल सिंह यादव की हत्या हो गई थी, जिस पर श्रीमान एसपी साहब ने तुरंत ही ज्ञान सिंह डीवाईएसपी बोहना, एसएचओ सिंगाना व रंजीत डीएसटी इंचार्ज के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिन्होंने अथक प्रयास करके मेहनत करके और आज तीनों मुलजिमान को 72 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। जहां हम में से ज्यादातर लोग लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने तक से डर रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने दूसरों की मदद के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। महाराष्ट्र के नासिक जिले में रहने वाले अनिल शेलके ऐसे ही कुछ लोगों में से एक हैं। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ आप तक लेकर आया है एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो अपने जज्बे की वजह से हमारे संजीवनी चैंपियन बने हैं। अभी जो लोग हाथ पे काम करते हैं, मोल मजूरी करके, उनके घर में 5-5, 6-6 आदमी रहते थे। लेकिन कोरोना पीरियड में उनका सब लॉकडाउन होने की वजह से वो घर पे बैठने लगे, तो खाना पीना उनका मुश्किल हो गया। जब गांव का हालत देखा मैंने, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि गांव में अभी बीमारी तो बहुत बड़ी, कोई किसके पास जा नहीं रहा है, तो फिर मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। मैं सुबह निकल के उनके लिए जो भी फ़ोन आता था उनके पास जाता था, उनको जो ज़रूरत है मेरे हिसाब से मैं उतना करता था। मेरे घर पे गेहूँ पिकता था, तो मेरे घर वाले उसमें 2-2, 3-3 किलो का पैकेज बना के देते थे लोगों के लिए। तो उसमें गेहूँ, चावल, थोड़ा सा मसाला, नमक डाल के हम लोग जिनको ज़रूरत है उनके पास लेके जाते थे, उनको देते थे।
मेरे पिताजी को डायबिटीज़ है, शुगर है, तो फिर वो उस हिसाब से पहले वो बोलते थे, बच्चों को भी मेरे पास नहीं आने देते थे। मेरे लिए एक जगह उन्होंने दी थी, उधर ही मैं बैठता था, मेरे हिसाब से उधर ही मेरा खाना मेरा उधर ही सब होता था, फिर मेरे काम के लिए निकल पड़ता। मेरे को अगर कोई पेशेंट बीमार हुआ है तो उसको कौन सी ट्रीटमेंट देना चाहिए, मेरे को थोड़ा सा समझाते थे, ऐसा नहीं ऐसा करने का हिसाब से मैं पेशेंट को एडमिट करता था। पहले 50 से ज़्यादा वैक्सीनेशन नहीं होता था, तो संजीवनी यूनिट के जो लोग हैं वो बार बार लोगों के पास जाते थे, और बाद में धीरे धीरे उनको मालूम हुआ कि वैक्सीन ज़रूरी है, तो लोग भीड़ों के साथ, मतलब जहाँ 25 होती थी वहाँ 200 वैक्सीन होने लगे। लोकांची खूप खूप मदत केली, लोकांना काढे पोचवले, लोकांची सेवा केली, लोकांना दवाखान्यापर्यंत पोचवलं, सर्व काम करायचे ते बाहेर जाऊन। आम्हाला भरपूर काळजी वाटायची त्यांची। हाँ, आम्हाला भीती वाटायची, भाऊ नको जाऊ, अरे तो असं काय करतो, दिवसभर जेवण नाही, खावण नाही, आंघोळ केली का चालला, चहा देतोय। जिनके पास काम करने की क्षमता है तो उन्होंने दूसरे के लिए काम करना चाहिए। कोटा में एक तरफ डेंगू का कहर जारी है तो वहीं संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में संविदा कर्मियों का आंदोलन अब मरीजों और उनके परिजनों पर भारी पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से एमबीएस अस्पताल के संविदा कर्मियों की 2 घंटे के काम बहिष्कार से चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। कोचिंग नगरी कोटा में एक तरफ डेंगू का बढ़ता कहर तो दूसरी तरफ संभाग के अस्पतालों में संविदा कर्मियों का आंदोलन, मरीजों और उनके परिजनों का हाल बेहाल है। जी हां, कोटा में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार देखने को मिल रही है, मरीजों की तकलीफों में इजाफा हो रहा है। संविदा कर्मचारियों की हड़ताल भी है, जो पिछले 1.5 साल से अटके पड़े एरियर भुगतान को जारी करने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल हड़ताल से अस्पताल की पूरी व्यवस्था ठप हो गई है। परामर्श पर्ची से लेकर जांच और वार्डों तक में अव्यवस्थाएं हैं। भी नहीं बना रहे, बीपीएल का पर्चा यहाँ भी नहीं बता रहे, भी गए उधर जाओ, कहाँ जाए, कहाँ फिरते फिरे। हम 1 घंटे से खड़े हैं लाइन में, क्या पर्ची काटने वाले 10 मिनट से एक पर्ची काट रहे हैं। जो सर्टिफिकेट बनाने आए हैं उसके लिए कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं, अभी तक भी नंबर नहीं है। मतलब लाइन काम बहुत धीरे हो रहा है और भीड़ इतनी है कि मतलब कोविड का भी कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा। और त्योहारी मौसम है, लेकिन कोटा के एमबीएस अस्पताल के संविदा कर्मियों को 1.5 साल से उनके एरियर का पैसा तक नहीं मिल पाया। लिहाजा पिछले 3 दिनों से वे अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन न अस्पताल प्रशासन के कान पर जूं रेंग रही है और न ही ठेकेदार ध्यान दे रहे हैं। हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने संविदा कर्मियों से बात की। अस्पताल के संविदा कर्मी इस वक्त कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल से एरियल का पैसा इन्हें नहीं मिला है। दीपावली सर पर है, ऐसे में ये लोग किस तरह दिवाली मनाएंगे वो अपने आप में बड़ा सवाल है। ये लोग इस वक्त कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोस रहे हैं। क्या हो रहा है आपके साथ? अभी हमारे साथ ये है कि मई 2019 में श्रम विभाग द्वारा 12, 14, 16 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन ये भुगतान समय पर दिया जा रहा है, सैलरी समय पर दी, लेकिन एरियर जो भुगतान है, बकाया जो भुगतान है वो नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन ठस से मस हो चुका है। दिवाली का त्यौहार है, त्यौहार के टाइम पे सैलरी तो वैसे ही ऊँट के मुँह में जीरे बराबर है। इतनी सी सैलरी के पश्चात भी अभी जिस प्रकार से जो निम्न वर्ग जो यहाँ पर काम का संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, उनके पास में न तो पेंट कराने का पैसा है और नहीं इनके अच्छे कपड़ों का पैसा है। अब दिवाली का पर्व है, दिवाली के पर्व पर खुशहाली है, लेकिन हमें तो लगता है कि हमारी काली दिवाली मनेगी इस बार। और इसी के साथ में अभी जिस प्रकार से अभी मिठाई के डब्बे की अगर बात करें हम लोग दिवाली के, तो 1 किलो का मिठाई का डब्बा तो बहुत सपने वाली बात है। हमारे पावर के डब्बे की भी व्यवस्था नहीं हो पाएगी इस दिवाली पर हमारी। हमारी जो वेतन है, इस वेतन से हमारे कर्मचारियों के कुछ नहीं हो पाता है। घर का खर्चा, किचन का खर्चा हुआ, आप गैस सिलेंडर के भाव काफ़ी दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल हुआ, पेट्रोल का भाव भी काफ़ी बढ़ चुका है। त्योहार सर पे है, दिवाली है, दिवाली के हमको मतलब एरियर का हमको भुगतान करना चाहिए। 1.5 साल का हमारा एरियर बकाया है, जो भी हमारी अस्पताल प्रशासन ठस से मस नहीं हो रही है बिल्कुल भी। आज हम लोग हड़ताल पे हैं, हड़ताल का आज 3रा दिन है और अस्पताल की सारी व्यवस्थाएँ चरमरा गई है, क्योंकि सारे कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं हड़ताल को लेके। कुछ तो इनकी भी सुनो सरकार, इनके भी घर में है त्योहार। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। और अब बात भरतपुर की, जहां दिवाली के त्योहार को लेकर बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंच रहे हैं, लेकिन शहर के मुख्य चौराहों
और बाजार में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कोई भी बंदोबस्त नहीं किए। बदमाश आए दिन चैन स्नैचिंग और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे बाजार के सभी व्यापारी भी पुलिस प्रशासन से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि दिवाली के समय पर हर साल पुलिस प्रशासन बैठक करती है, लेकिन इस बार व्यापारियों के साथ कोई बैठक नहीं की गई और ना ही कोई सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। के अंदर विदिन 3 महीने से पुलिस की अव्यवस्था तो चालू है, क्योंकि लेडीजों के साथ बदतमीजी करना, चैन छीनना और स्कूटी गिराना एक आम बात हो चुकी है। क्योंकि पुलिस के चारों जो थानेदार हैं, SHO हैं, वो तो खैर अपनी चौथ वसूली में लग रहे हैं और उनके तो एक ही बात कहना है कि हमें ऊपर पैसा देना पड़ता है। पता नहीं किसको पैसा देते हैं, लेकिन भरतपुर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल डगमगा गई है। त्योहार का समय है और लगातार लोग जो है बाजार में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन बाजार में सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है कि कुम्हेर गेट, बिजली घर से और कुम्हेर गेट तक एक लंबा बाजार है, जहां हजारों लोग प्रतिदिन जो है सामान खरीदने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस की कोई भी व्यवस्था यहां नज़र नहीं आ रही है। दिवाली के समय पर लगातार जो बदमाश हैं वो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चैन स्नैचिंग की जो वारदात हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और व्यापारियों के साथ भी जो लूटपाट की घटना है वो बदमाश जो हैं वो इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पूरे बाजार में देखा गया है कि कहीं भी कोई भी पुलिसकर्मी जो है नज़र नहीं आ रहा है। बेखौफ तरीके से बदमाश दिन में भी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ के जो व्यापारी हैं वो भी पुलिस प्रशासन से काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि दिवाली के समय पर प्रशासन को गश्त की व्यवस्था और जगह जगह चौराहे पर पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं लगाया गया। ऐसे में बदमाश जो हैं वो बाजार में रैकी करके और चैन स्नैचिंग और अन्य वारदातों की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। और ये खबर कोटा से है, जहां लॉकडाउन के दौरान पिता अपने बच्चे की फीस नहीं भर सके तो निजी स्कूल ने बच्चे की टीसी रोक दी। मामला कोटा के खेडली फाटक के एक निजी स्कूल उषा शिशु निकेतन से जुड़ा है। कोटा खंड गावड़ी निवासी पूरण सिंह एक मोटर मैकेनिक है और एक छोटी सी दुकान से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लॉकडाउन लगा तो धंधा चल ही नहीं पाया और आय खत्म हो गई। इस वजह से अपनी बच्ची विनीता की 12वीं कक्षा की पूरी फीस नहीं भर पाए, जिसे लेकर स्कूल प्रशासन ने बच्ची की टीसी पर रोक लगा दी। पूरण ने कलेक्टर सहित जिला शिक्षा अधिकारी तक मदद की गुहार लगाई है, लेकिन स्कूल ने टीसी देने से इनकार कर दिया। मैंने पूरे पिछले साल की पूरी फीस जमा मेरी इस साल में मैंने 6,000 रुपये इनको दे दिए हैं। ये बार बार उसकी जो टेस्ट की फीस मांगते हैं और मैं 6,000 रुपये देने के बाद उस दिन 3,000 रुपये इनको देने को तैयार था। ये बिल्कुल लेने को तैयार नहीं थे कि मेरे को पूरी फीस चाहिए। अगर पूरी फीस दोगे तो जाना टीसी नहीं, कोई बात नहीं। मैं इनके जो शिक्षा मंत्री साहब के पास भी गया, कलेक्टर साहब के यहाँ भी गया हूँ, अभी मेरी कोई। ये खबर बांसवाड़ा से है, जहां धार्मिक ध्वज लगाने पर हुए विवाद में युवक की मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इंटरनेट बंद कर दिया गया। हालांकि रात में इंटरनेट बहाल कर दिया गया है, लेकिन मामला बढ़ता देख फिर से इंटरनेट बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी के बाद यह फैसला लिया गया। में 16 अक्टूबर को जो अप्रिय घटना हुई थी उसमें एक घायल थे जो उनकी कल रात को मृत्यु हो गई थी। जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उसमें ये डिसीजन हुआ है कि जो मृतक है उनकी जो पत्नी है उनका जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम लोग सरकार को जमा कराएंगे और नगर पालिका प्रतापपुर के अंडर जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है उसके अंदर हम लोग उनको जॉब प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ 5 लाख रुपए जो पीड़ित प्रतिकार के तहत जो विक्टिम होता है उसको मिलता है विक्टिम कॉम्पनसेशन में, वो हम लोग प्रोसेस कराएंगे। और अब बात बाड़मेर की, जहां राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह पहुंचे हैं। गुरबीर पाल सिंह राजस्थान के 3 दिन के दौरे पर हैं। निरीक्षण दौरे के दूसरे दिन वो सरहद के अंतिम छोर पर बसे बाड़मेर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पहुंचे, जहां वो सीमा सुरक्षा बल के बाद एनसीसी को सुरक्षा पंक्ति के तौर पर खड़ा करने के लिए पहल करते नजर आए। माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट की उड़ान भरकर दिल्ली से महानिदेशक एनसीसी गुरबीर पाल सिंह सरहदी बाड़मेर के कैडेट्स के बीच पहुंचे हैं। साथ ही जिला मुख्यालय पर जिले के सबसे बड़े कॉलेज के एनसीसी विंग के बीच भी पहुंचे। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल सीमा क्षेत्र विस्तार की निगरानी के लिए बाड़मेर के खड़ीन गांव के राजकीय विद्यालय भी पहुंचेंगे, जहां एनसीसी कैडेट्स के साथ मुलाकात करेंगे। आज जिला जेल का निरीक्षण किया गया और 3 सरकारी जो गैर सरकारी सदस्य हैं दर्शक उनकी उपस्थिति उनकी मीटिंग कराई गई और उनसे सुझाव लिए गए और उन्होंने जो सुझाव दिए उसको राज्य सरकार को हम लोग निवेदन कर रहे हैं
और निरीक्षण करने के बाद में सारी बातें माकूल पाई गई, कोई अनियमितता नहीं पाई गई है और इनको खाना समय मिल रहा है और स्वच्छ मिल रहा है और पेयजल की व्यवस्था अच्छी है और इनके लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था भी साफ सुथरी है। बस ये फॉगिंग करवाना है जो निर्देश उनको दे दी। अब बात राजस्थान के वाणिज्य कर विभाग में कैडर पुनर्गठन को लेकर विवाद की। कैडर रिस्ट्रक्चरिंग व्यवस्था शुरू होने के बाद विभाग के अधिकारी नाराज हैं और इसे तुगलकी फरमान बताकर कामकाज बंद कर दिया है। विवादों में वाणिज्य कर कैडर रीस्ट्रक्चरिंग, पुनर्गठन के साथ कर्मचारियों का विरोध शुरू, सरकार के तुगलकी फरमान से नाराज कर्मचारी। हमारे इस विभाग में जो रिस्ट्रक्चरिंग की गई है वो इतने बेतुके तरीके से की गई है कि कैडर में प्रमोशन की सारी संभावनाएं खत्म हो गई। राजस्थान सरकार के वाणिज्य कर विभाग में रीस्ट्रक्चरिंग व्यवस्था लागू करते ही विवाद शुरू हो गया है। रीस्ट्रक्चरिंग के तहत सरकार ने ऑडिट, रजिस्ट्रेशन और कर चोरी जोनल डिवीजन बेंच को खत्म कर दिया है, जिनकी वजह से विभाग के 60 कार्यालय बंद हो गए हैं और 550 अधिकारी और कर्मचारी गत 1 महीने से एपीओ होकर घर बैठे हैं। वाणिज्य कर सेवा संघ ने इसे सरकार का तुगलकी फरमान करार दिया है। एक तुगलकी आदेश से विभाग के 60 अपने ऑफिसों को समाप्त कर दिया गया। लगभग 550 अधिकारी कर्मचारी हैं जो आज एपीओ बैठे हैं। पिछले 1 महीने से ना तो सरकार उनकी सूद ले रही है और ना ही अधिकारी उसकी सूद ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वाणिज्य कर विभाग के मुताबिक कैडर रीस्ट्रक्चरिंग से पहले कई स्तर पर इसकी चर्चा की गई, जिसमें कर्मचारी एसोसिएशन के साथ व्यापारिक संस्थाएं शामिल रहीं और कैडर रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। डेफिनेटली किसी भी जगह कुछ चेंज होता है तो एक रेजिस्टेंस सा होता है और बहुत लंबे समय से कोई चीज़ चली आ रही है उसमें चेंज, बड़ा चेंज होता है तो डेफिनेटली कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस काफ़ी कम है। मैं इसलिए बता सकता हूँ कि जो चेंज करने से पहले कई स्तर पर वार्तालाप हुआ, इनके एसोसिएशंस को बुलाया गया, व्यापारिक संस्थानों वालों को भी बुलाया गया, उन सब से बातचीत की गई, उसके बाद जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो निकाला गया। अब भी जो ज्ञापन आ रहे हैं या जो ऑफिसर्स या जो कर्मचारी हमारे पास में आते हैं उनको समझा बुझाकर उनकी सारी शंकाओं का समाधान किया गया है। मुझे लगता नहीं कि अब किसी प्रकार का कोई विरोध है। फिलहाल प्रदेश में कैडर रीस्ट्रक्चरिंग की व्यवस्था को लेकर राजस्थान वाणिज्य कर संघ विरोध कर रहा है। वहीं दूसरी ओर विभाग किसी तरह का विवाद होने से इनकार कर रहा है। सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर कौन सही है। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।